नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके समक्ष व्याकरण शिक्षण की अगली विधि निगमन विधि के साथ। पिछली क्लास में हमने आगमन विधि पढ़ी, उसके पर हमने पूरी तरह से विवेचन और विश्लेषण किया। आज हम अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं, निगमन विधि। क्या है निगमन विधि? तो मित्रों देखिएगा, निगमन विधि को, जो आपकी निगमन विधि है, इस विधि को सिद्धांत या सूत्र विधि भी कहा जाता है। निगमन विधि को सिद्धांत या सूत्र विधि भी कहा जाता है। क्यों इसको सिद्धांत और सूत्र विधि कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है मित्रों कि इस विधि में शिक्षण कराते समय शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को एक सिद्धांत अथवा सूत्र अथवा नियम कंठस्थ करवा देता है और फिर उस नियम के आधार पर विश्लेषण करते हुए उदाहरणों को हल करता है। अर्थात इस विधि में आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से हमने आगमन विधि में पढ़ा कि पहले शिक्षक विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उदाहरणों से नियम बनाए जाते हैं, इस विधि में उदाहरण नहीं होंगे, बल्कि सबसे पहले शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई सिद्धांत सूत्र उनके समक्ष रचता है, उनको कंठस्थ करवा देता है और उसी सिद्धांत के आधार पर कुछ उदाहरण देकर के उन्हें हल करवाता है। इसलिए इसे सूत्र अथवा सिद्धांत विधि भी कहा जाता है। ये विधि, सूत्र विधि, व्याकरण की प्राचीन व परंपरागत विधि है। व्याकरण की प्राचीन व परंपरागत विधि है। देखिए, कल हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ा। आगमन विधि व्याकरण की मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सरल और सुग्राह्य विधि है, लेकिन प्राचीन और परंपरागत विधि नहीं है। यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि है। कौन सी विधि मित्रों? निगमन विधि। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र जितने भी हैं, कल हमने आगमन विधि के बहुत सारे शिक्षण सूत्र पढ़े थे। उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पढ़े कि नहीं पढ़े हमने? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि के जितने भी शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए हम कल चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण सूत्र का इसलिए प्रश्न आता है कि 4 शिक्षण सूत्र देंगे, एक शिक्षण सूत्र को विपरीत कर देता है। तो आप लिख सकते हैं इसके शिक्षण सूत्र। अब मित्रों, मान लीजिए आप आज कोई पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो पिछली शिक्षण विधियों की क्लास को जाकर के देखें। हालांकि मैं एक लिख रहा हूं, इसके शिक्षण सूत्र आगमन से बिल्कुल विपरीत है। आगमन विधि से विपरीत है। विपरीत किस लिए है मैं आपको बता देता हूं। विपरीत है, विपरीत इसलिए है, कल कह रहे थे कि शिक्षक सबसे पहले छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है और उन उदाहरणों में समानताएं असमानताएं ढूंढते हुए तार्किक ढंग से विवेचन विश्लेषण करते हुए किसी नियम अथवा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस विधि में जो है नियम से उदाहरण की ओर चलता जाता है। नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। यानी कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ उदाहरण से नियम की ओर चल रहे थे। पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर नियम का निर्धारण करते हैं। इस विधि में सबसे पहले छात्रों को नियम कंठस्थ करवा दिए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर उदाहरणों को हल करवाया जाता है। कल हम आगमन विधि में पढ़ रहे थे कि आगमन विधि के 4 सोपान थे। निगमन विधि के सोपान कितने हैं मित्रों? 3 है। तो आप लिख सकते हैं निगमन विधि के सोपान, चरण, कितने चरणों में ये पूरी होती है? कल हमने पढ़ा था आगमन के सोपान कितने थे? 4 थे। चौथे में ग्रह कार्य दिया जाता है। इस विधि के 3 सोपान होते हैं। ये 3 सोपान में पूरी हो जाती है। 3 में से पहला है सबसे पहला नियम, यानी सबसे पहले शिक्षक छात्रों को नियम याद करवाएगा, उनको नियम कंठस्थ करवाएगा, फिर नियम का विश्लेषण कर लेंगे और फिर उदाहरण दे करके उन्हें हल कर लिया।
जाता है। ये इसके 300 पाने, हर प्रकार हर परीक्षा में इसी तरह हुबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। निगमन विधि का दूसरा नाम क्या है? सिद्धांत या सूत्र विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो आप कहेंगे निगमन विधि, सिद्धांत विधि या फिर सूत्र विधि। अब हम चर्चा करेंगे। सूत्र विधि मूल रूप में संस्कृत से ग्रहित है, संस्कृत से आई है। संस्कृत जो पाणिनि का जो व्याकरण है वो पूरी की पूरी तरह से इस सूत्र विधि पर ही आधारित है। अभी हम चर्चा करेंगे। ये व्याकरण की प्राचीन और परंपरागत विधि है। इसके शिक्षण सूत्र जो है वो आगमन विधि के विपरीत है। आगमन के विपरीत का मतलब मैं आपको फिर समझाता हूँ। आगमन में उदाहरण से नियम है, यहाँ से नियम से उदाहरण है। आगमन में प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष की ओर है। आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर है। क्योंकि पहले अज्ञात इसलिए है कि आप पहले ही बच्चे को नियम सिखा रहे हैं। अब नियम रटा रहे हैं तो इसका मतलब अभी ज्ञात कहाँ हुआ, आप तो उसको नियम सिखा रहे हैं। अब उस नियम से ज्ञात करेगा कि वास्तव में जो नियम है उसके आधार पर उदाहरण हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगमन विधि के रूप की हमने चर्चा की थी। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। पहले आगमन विधि के 2 रूप थे, हमने कल पढ़ा। कौन कौन से? ये मैं बार बार आपको आगमन निगमन इसलिए एक साथ साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगमन और निगमन दोनों संयुक्त रूप में मिलकर के व्याकरण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। दूसरा, दोनों विधियाँ एक दूसरे के विपरीत चलने वाली हैं। आगमन के 2 रूप थे, एक तो प्रयोग और एक सहयोग। इसी तरह से निगमन विधि के भी 2 रूप होते हैं, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक प्रणाली या पाठ्य पुस्तक रूप भी उसे कहा जाता है। तो निगमन के 2 रूप होते हैं। निगमन विधि के रूप, ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। निगमन विधि के 2 रूप हैं। पहला है सूत्र विधि। सूत्र विधि ये इसका सूत्र रूप है। जो मूल निगमन है उसे ही सूत्र विधि कहते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम था सूत्र विधि। दूसरा इसका रूप है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक प्रणाली यानी पहला है सूत्र रूप और दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। 2 इसके रूप हैं, एक तो सूत्र रूप और एक पाठ्य। जिस तरह से हमने कहा कि मूल आगमन विधि को ही प्रयोग रूप कहा जाता है, यानी मूल रूप में शिक्षक कक्षा में आकर के उस आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है, उसी तरह से जो आपकी मूल निगमन विधि है उसे ही सूत्र विधि कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं मूल निगमन रूप को ही, मूल निगमन रूप को ही सूत्र रूप कहा या सूत्र विधि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो मूल निगमन का मतलब क्या है, यानी मूल निगमन का यह कि शिक्षक कक्षा में आएगा, छात्रों को सीधे सीधे नियम कंठस्थ करा देगा और उस नियमों के आधार पर उदाहरणों को हल कराएगा। तो ये वो सूत्र रूप ही है। पाणिनि का जो ये जो सूत्र विधि है मैं बता देता हूँ। मूल रूप में इसका विकास, इस सूत्र रूप की चर्चा कर रहे हैं हम, जो सूत्र कर रहे हैं। मूल रूप में इसका विकास, अभी हमने पढ़ा था, ऊपर लिखा था, इसका विकास संस्कृत से हुआ है। कहाँ से हुआ मित्रों? संस्कृत से हुआ है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ ले कि सूत्र विधि का विकास कहाँ से हुआ। देखो जो मूल रूप में जो निगमन विधि है ना, इस निगमन विधि के प्रवर्तक तो अरस्तु माने जाते हैं, लेकिन इस निगमन का जो रूप है एक सूत्र रूप, ये जो सूत्र प्रणाली है अर्थात बालकों को सूत्र रटा करके उसके आधार पर हल कर देना, ये इसका सूत्र रूप है, नियम है। इसलिए आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपसे कह दे कि निगमन विधि का प्रवर्तक कौन है, तो निगमन विधि का प्रवर्तक तो अरस्तु है, लेकिन निगमन का दूसरा नाम सूत्र विधि है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो सूत्र विधि का जो तरीका है, ये सूत्र रूप जो है, ये मूल रूप में आया कहाँ से? संस्कृत से आया। और संस्कृत में जो पाणिनि का जो व्याकरण है, पाणिनिकृत व्याकरण, और ये कई बार प्रश्न आया है पाणिनि का व्याकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, किस विधि पर आधारित है, तो आप कहेंगे सूत्र विधि पर आधारित है। पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण सूत्र रूप पर आधारित है या सूत्र विधि पर आधारित है, विधि पर आधारित है, आधारित है। अब ये देखो, ये इसका रूप है। वास्तव में जो मूल संस्कृत की जो विधि है सूत्र विधि,
वो संस्कृत में प्रयोग थी, पाणिनि ने इसका प्रयोग किया वहाँ, इसलिए इसको सूत्र विधि को प्रयोग किया गया मित्रों, क्योंकि बड़े बड़े नियम थे, बड़े बड़े सिद्धांत थे, बड़े बड़े विषय थे, उन बड़े बड़े विषयों को छोटे छोटे नियम और सूत्र बना करके, ये सूत्र रूप इसलिए कह रहे हैं, एक छोटा सा सूत्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको हिंदी की बात कर रहा हूँ, आपको मान लीजिए हिंदी में तार सप्तक के कवियों के नाम याद रखने हैं। अब हिंदी में 4 तार सप्तक हैं। ये तार सप्तक क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो आगे चल कर के हम एक प्रयोगवाद पढ़ते हैं, वहाँ पर तार सप्तक होते हैं। उस तार सप्तक का मतलब है कि अज्ञेय जी ने 7 कवियों का एक समूह बना करके एक सप्तक बनाया था और 4 सप्तक उन्होंने बनाए। एक सप्तक में 7 कवि थे। अब वहाँ प्रश्न पूछ लेता कि कौन सा एक तार सप्तक का कवि है या नहीं है, कौन सा तार सप्तक का है, कौन सा दूसरे सप्तक का है, कौन सा तीसरे सप्तक का है। तो एक बहुत बड़े नाम हो गया। जैसे पहले तार सप्तक है, उसका एक सूत्र रख दिया कि अभागी रामू पढ़ने, अभागी रामू पढ़ने यानी एक सूत्र बना दिया। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये संस्कृत से क्यों आई सूत्र विधि। सूत्र रख दिया अभागी रामू पढ़ने। अब इस सूत्र को इससे बता दिया कि अ यानी अज्ञेय, भ यानी भारत भूषण अग्रवाल, गी यानी गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन। तो आपने क्या किया, एक सूत्र का निर्धारण कर दिया। ये सूत्र का निर्धारण इसलिए किया कि जो 7 कवि थे, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, है ना, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, ये जो बड़ा विषय था, उस बड़े विषय को सरल करके संक्षिप्त करके सिखाने के लिए संस्कृत में सूत्र विधि का प्रचलन शुरू हुआ। और वास्तव में जो सूत्र विधि का जो तरीका है, जो नियम बना दिया जाता है एक चीज़ के लिए, जैसे तार सप्तक के कवियों के लिए आपने एक सूत्र बना दिया, एक छोटा सा नियम बना दिया, इसको हल करने का तरीका आपको समझा दिया जाता है। ये मूल सूत्र विधि का तरीका था। ये अब यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर निगमन में भी आपको नियम अथवा सूत्र रटा दिए जाते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा रूप हो गया सूत्र विधि। इसलिए निगमन का दूसरा नाम सूत्र विधि है। वास्तव में मूल सूत्र विधि कहाँ से आई, संस्कृत से आई। हिंदी में जो हम निगमन विधि पढ़ रहे हैं, इसके प्रवर्तक कौन हैं, अरस्तु हैं। सुनिए मित्रों कहानी। दूसरा है इसका रूप पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली और इसको अंतर को समझना। देखो भाई, जो मूल निगमन विधि थे उसको हम सूत्र विधि कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर लेना अपना। मूल निगमन विधि जो है उसी के ही रूप को सूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। रूप क्या होता है, ये कल भी हमने समझाया कि आप जो विधि प्रयोग कर रहे हो उसके प्रेजेंट करने के तरीके को ही रूप कहते हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। सुग्गा प्रणाली, ये भी प्रश्न आ चुका है कि किस विधि को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। बिल्कुल एग्जाम में आया मित्रों, रीट में आ चुका पहले। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को ही विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब ये पाठ्य प्रणाली है क्या, सुग्गा है क्या? इसको पाठ्य पुस्तक प्रणाली इसलिए कहते हैं मित्रों, शिक्षक क्या करेगा, कोई दूसरा विषय वस्तु पढ़ा रहा है, हिंदी की भी कोई दूसरी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, और उस विषय वस्तु को पढ़ाने के बीच में दौरान कोई व्याकरणिक तथ्य आ गया तो वहीं का वहीं उस दूसरी विषय वस्तु को पढ़ाते ही वहीं का वहीं उस व्याकरणिक तथ्य को कंठस्थ करवा देता है। उस नियम को जो, क्योंकि आप निगमन विधि में पढ़ क्या रहे हो, सूत्र अथवा नियम, सूत्र और नियमों के आधार पर उदाहरणों को हल करवाया जाता है। मूल सूत्र विधि में शिक्षक सीधे सीधे कक्षा में आएगा, छात्रों के सामने सूत्र नियम प्रस्तुत करेगा, उस नियमों को समझाएगा और उसके आधार पर उदाहरणों को हल करेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप निगमन का प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आपने निगमन का प्रयोग करने के लिए पाठ्य पुस्तक का सहारा लिया। आप कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे थे, उसके दौरान कोई व्याकरणिक तथ्य आया, उस तथ्य को वहीं का वहीं, नियम को वहीं का वहीं कंठस्थ करवा दिया जाता है। इसलिए इस रूप को पाठ्य पुस्तक रूप के नाम से जाना जाता है। ये जो पाठ्य पुस्तक रूप है इसको सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। निगमन विधि का जो पाठ्य पुस्तक रूप जो है ये स्वाध्याय पर बल देता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी एक विधि स्वाध्याय पर बल देती है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर बल देती है, तो आप कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है वो स्वाध्याय पर बल देती है। समझे मित्रों कहानी। अगला आता है निगमन विधि के लाभ और दोष। क्या इसके लाभ है और क्या इसके दोष है। यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आई। एक बार फिर हम इसको पूरा रिपीट कर देंगे, पहले पूरा कर लेते हैं।
निगमन विधि के लाभ और दोष क्या क्या हैं। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। निगमन विधि के लाभ क्या है? लाभ यह है कि इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी बालकों की स्मरण शक्ति का विकास करती है। विकास इसलिए करते हैं कि इसमें नियम कंठस्थ करवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं। और कोई भी चीज़ रटवा रहे हो, आपको याद करवा रहे हो, उसका मतलब आपकी स्मरण शक्ति का क्या हो रहा है? विकास होता है। दूसरा है यह शिक्षकों की पसंदीदा है। ये विधि शिक्षकों की पसंदीदा इसलिए है, शिक्षकों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शिक्षक कक्षा में आया, बच्चों को नियम रटवाया और नियम के आधार पर उदाहरण हल कर देता है। समय कम लगता है, ये भी एक इसका लाभ है। समय कम बिल्कुल लगता है क्योंकि सीधे नियम रटा दिए, सीधे उदाहरण हल करने हैं। लेकिन इसका दोष है जो है, दो हम बड़े बड़े दोष कह सकते हैं। पहला सबसे बड़ा दोष यह है मित्रों कि इसमें अर्जित ज्ञान स्थायी हो जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने जो बालकों को रटवाया है वो बालक उसको हमेशा याद रख लेगा, ये जरूरी नहीं है। जबकि आगमन विधि में तो विद्यार्थी प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर उस पर तार्किक ढंग से विवेचन विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करके सीखने के सिद्धांत पर बल देकर के अध्ययन करता है। इसलिए उसके द्वारा अर्जित ज्ञान ठोस और स्थायी होता है। लेकिन निगमन के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी हो जरूरी नहीं है। अगर किसी बालक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है तो वो हमेशा स्थायी रह सकता है, लेकिन फिर भी लंबे अंतराल के बाद अगर उस पर बार बार अध्ययन नहीं किया जाता है तो वो उस तथ्य को भूल जाता है। ये इसका दोष है। दूसरा दोष है कि विद्यार्थी बिना किसी जो आपका विद्यार्थी है वो बिना कोई गंभीर चिंतन किए हुए तर्क संगत बोध के ही उसको रटने पर विवश हो जाता है। विद्यार्थी बिना किसी तर्क के या तर्क संगत के तथा बिना गंभीर चिंतन के ही रटने पर विवश हो जाता है। ये इस विधि का क्या है मित्रों? दोष है। किस विधि का? निगमन विधि का। एक बार पूरी रिपीट कर रहा हूं, निगमन विधि को सिद्धांत या सूत्र प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए, सूत्र प्रणाली निगमन नहीं है, लेकिन व्याकरण की जो निगमन प्रणाली है इसको दूसरे रूप में सिद्धांत या सूत्र विधि भी कहा जाता है। ये विधि व्याकरण की प्राचीन और परंपरा से चली आ रही विधि है, प्राचीन और परंपरागत है, लेकिन व्याकरण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं है। इस विधि के सभी शिक्षण सूत्र जो है वो आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ उदाहरण से नियम कह रहे थे, यहाँ पर नियम से उदाहरण कहेंगे। इस विधि के 3 सोपान हैं, 3 चरण हैं। जैसे आगमन के 4 थे वैसे इसके 3 है। पहला है नियम, दूसरा है विश्लेषण और तीसरा है उदाहरण। आगमन के 2 रूप थे तो निगमन के भी 2 ही रूप हैं, एक सूत्र रूप और दूसरा पाठ्य पुस्तक रूप। सूत्र रूप को जो मूल निगमन विधि है वही इसका सूत्र रूप है। सूत्र प्रणाली वास्तविक दृष्टिकोण से संस्कृत की एक विधि है, अर्थात हिंदी में इसका विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में बड़े बड़े विषयों को, बड़े बड़े व्याकरणिक तथ्यों को याद रखने के लिए छोटे छोटे सूत्रों का निर्माण कर दिया गया। इसलिए यह विधि मूल रूप में संस्कृत से ग्रहित की गई विधि है। ये जो सूत्र रूप है, निगमन का जो सूत्र रूप, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं।
संस्कृत में पाणिनि का जो व्याकरण है वो सूत्र विधि पर ही आधारित है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। दूसरी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, जिसको विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली में निगमन का प्रयोग कैसे होता है? शिक्षक बालकों को कोई दूसरी पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा होता है और उसके बीच में, मध्य में, आरंभ में कहीं पर भी कोई व्याकरणिक तथ्य आता है तो उसको वहीं का वहीं कंठस्थ करवा दिया जाता है, अर्थात वहीं के वहीं उसको सूत्र और नियम याद करवा दिए जाते हैं, तो उसे पाठ्य पुस्तक रूप कहा जाता है। ये पाठ्य पुस्तक रूप प्रणाली जो है व्याकरण की, ये स्वाध्याय पर बल देने वाली विधि मानी जाती है। निगमन के सबसे बड़े दोष की हम चर्चा कर रहे थे, वो यह है कि इसमें बालक बिना किसी तार्किक ढंग के, बिना किसी चिंतन के, विचार के सीधे ही रटने पर विवश हो जाता है। इस पर चिंतन मनन करने का अवसर उसको प्राप्त नहीं होता आगमन की तरह। इसके द्वारा जो ज्ञान है अर्जित, वो सदैव ठोस और स्थायी हो, यह आवश्यक नहीं है। इसका लाभ यह है कि इससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का विकास होता है, याद करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है, जाता ही है। अगला इसका लाभ ये है कि इसमें समय जो है वो कम लगता है और प्राय विद्यार्थियों की पसंदीदा विधि है। एक बात इसमें और जोड़ लेना कि ये जो है उच्च स्तर के बालकों के लिए, देखो हमने व्याकरण की चर्चा की थी कि व्याकरण का अध्ययन निम्न स्तर का मतलब है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि जो व्याकरण का शिक्षण जो आरंभ होता है प्राथमिक के आगे उच्च प्राथमिक, वहाँ के बालकों के लिए, ये उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि बड़े बच्चों को आप सीधे कोई भी चीज़ तत्काल प्रभाव से रटा सकते हो, उसको सीधा याद करा सकते हो, जबकि छोटे बच्चों को जल्दी याद कराना रटाना संभव नहीं होता है। इसलिए निम्न स्तर के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए, और व्याकरण के संदर्भ में छोटी कक्षा का मतलब मित्रों उच्च प्राथमिक स्तर है, जबकि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। ये हमारी थी मित्रों निगमन विधि। अगली विधि हम पढ़ रहे हैं भाषा संसर्ग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस विधि में व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं करवाया जाता है, तो उसका उत्तर होता है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं करवाया जाता है और इसीलिए इस विधि को अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। अगली व्याकरण की विधि पढ़ रहे हैं मित्रों भाषा संसर्ग विधि। भाषा के संपर्क में लाने के लिए, भाषा संसर्ग, भाषा संपर्क में लाने की विधि, भाषा संसर्ग विधि। इस भाषा संसर्ग विधि को मित्रों अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। कैसी विधि? अव्याकृत विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण का अध्ययन करवाते हैं लेकिन स्वतंत्र तौर पर व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को भाषा की शिक्षा देना होता है, लेकिन भाषा की शिक्षा के साथ साथ वो व्याकरण का ज्ञान भी प्राप्त करता है, इसलिए इसको अव्याकृत विधि के नाम से जाना जाता है। भाषा के संपर्क में लाना होता है, इसलिए इसे भाषा संसर्ग विधि कहा जाता है। अभी कैसे होता है इस विधि में अध्ययन, अभी हम समझा रहे हैं आपको। इस विधि में शिक्षक बालकों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क में लाता है। अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क इसमें इसलिए लाता है कि उनकी भाषा और शैली समृद्ध होती है, मजबूत होती है। और भाषा शैली जब मजबूत होती है और उस विषय वस्तु को विद्यार्थी जब पढ़ता है उस भाषा को, तो उसकी शब्द संरचना, वर्णों आदि का, उसके व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान भी उसे साथ साथ होता जाता है। इस विधि में व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता? अभी हमने आपको बताया कि इस विधि में अध्ययन कराते समय शिक्षक विद्यार्थियों को उच्च स्तर के लेखकों की पुस्तक के संपर्क में लाता है। ऐसे लेखकों की पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो विद्यार्थी उस लेखक की भाषा और शैली से परिचित होता है, और जब जितना अच्छा लेखक होगा उसकी भाषा शैली, उसका व्याकरणिक ज्ञान भी उतना ही मजबूत होता है।
विद्यार्थी उस भाषा के साथ साथ उसके व्याकरण का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है, इसलिए इसको अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है ये। इस विधि में व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं करवाया जाता है। व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध ज्ञान करा दिया जाता है। व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध ज्ञान कैसे करा दिया जाता है? शिक्षक बालकों को अच्छे लेखकों की पुस्तक के संपर्क में ला रहा है और वहाँ वो बिना उसकी, क्योंकि विद्यार्थी उसको पढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसकी बिना व्याकरण के उस भाषा का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। अगला हम कह रहे हैं कि इस विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर बल न देकर व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न इसी तरह पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये विधि इतनी है, इसी का ये रूप है कि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है? अव्याकृत विधि। ये किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। इस विधि में अध्ययन कैसे करवाया जाता है? क्यों अव्याकृत कहा जाता है? क्यों इसको भाषा संसर्ग कहा जाता है? क्योंकि इस विधि का मुख्य उद्देश्य भाषा की शिक्षा देना है, व्याकरण का की शिक्षा देना नहीं है। लेकिन शिक्षक भाषा की शिक्षा देने के लिए बालकों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क में लाता है। जब अच्छे लेखक की पुस्तक के संपर्क में आएगा तो उसका भाषा शैली भी मजबूत होती है और उस भाषा शैली के साथ साथ वो उसका व्याकरणिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो इस व्याकरण की विधि बांध रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में व्याकरण का अध्ययन। और अगला प्रश्न ये भी आता है कि किस विधि में व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप में नहीं कराया जाता है? तो उसका उत्तर है भाषा संसर्ग, क्योंकि अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। विद्यार्थी तो उस अच्छे लेखक की पुस्तक पढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसका व्याकरण ज्ञान प्राप्त करता है। इस विषय का मुख्य उद्देश्य भाषा की शिक्षा देना है, व्याकरण का इसकी शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो उसके साथ व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसीलिए अव्याकृत विधि कह रहे हैं। तो फिर कला कह रहे हैं कि इस विधि में का मुख्य उद्देश्य जो है सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना नहीं है, बल्कि केवल व्यावहारिक पक्ष पर बल देना है। वो उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को नहीं सिखाता व्याकरण के, बल्कि भाषा का व्यावहारिक ज्ञान उसको देने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें व्याकरण का शिक्षण, ये सारे इसी तरह प्रश्न आते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे के ऐसे उभो प्रश्न आते हैं। इसमें व्याकरण का शिक्षण स्वतंत्र रूप में नहीं करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इस विधि में शिक्षण कराते समय विद्यार्थियों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क में लाया जाता है, यानी उसको पढ़ने के लिए दी जाती है, लाया जाता है। बालक वहाँ भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इस विधि में भाषा की शिक्षा दी जाती है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की शिक्षा देना है, इसलिए भाषा संसर्ग, लेकिन भाषा के संपर्क में ला रहा है। अच्छे लेखकों की पुस्तक है, इसलिए वो वहाँ पर व्याकरणिक ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसको व्याकरण की विधि कह दिया गया है। और इस स्वतंत्र रूप में अध्ययन नहीं करवाया जाता है। व्याकरण के बिना ही, ये भी प्रश्न आता है, किस विधि में? व्याकरण के बिना ही, क्योंकि किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसका क्या सीखना है? व्याकरण सीखना है। लेकिन बिना व्याकरण के ही भाषा का ज्ञान करा दिया जाता है। विद्यार्थी अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ रहा है, उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आप उसको व्याकरण नहीं सिखा रहे हो। व्याकरण के बिना ही भाषा का ज्ञान कराया जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, किस विधि में व्याकरण के बिना ही भाषा का ज्ञान करवा दिया जाता, तो आप कहेंगे साहब ऐसा
भाषा संसर्ग विधि में होता है। इस विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर यानी सिद्धांतों पर, सैद्धांतिक पक्ष पर बल न देकर व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। किस विधि में मित्रों? भाषा संसर्ग विधि में। ये थी मित्रों आज की क्लास की 2 विधियां। अगली शिक्षण विधियों की क्लास में कल फिर मिलते हैं एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।